जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यू ऑल आर वेलकम once again in our YouTube channel. So first of all, we would like to introduce myself. My name is Jaypal and retired from army. So today we are going to discuss two important things, and both things are very important for each and everything. Either he is ex-serviceman or serviceman. तो विदाउट डिले आज हम ऐसे एक शख्स की बात करने जा रहे हैं, ऐसे शख्स की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो ऐसा अफसर शायद ही सेना में पहली बार हमने देखा है। जब हम आर्मी में सर्विस करते थे तो हम तरसते थे ऐसे अफसर के लिए। तो मैं एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, चंदी प्रसाद मोहंती, जो कि 6 राजपूत में हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे और वो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने, कर्नल ऑफ द राजपूत रेजिमेंट बने। और उनका भी ऐसा ही उदार हृदय जैसा कि आज जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी का है, इसी तरह के उदार हृदय थे। और बहुत ही मतलब ऐसे अधिकारी थे वो कि यदि किसी जवान को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में देखते थे तो वो खुद उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो ऐसे उदार हृदय जनरल साहब थे। तो मैं उनकी भी एक छोटी सी स्पीच आपको सुनवाना चाहता हूँ। उसके बाद जो हमारे अभी सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनका सीधा संदेश सर्विंग पर्सन हो और EXM जो पूर्व सैनिक हैं जो सेना से रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी इन्होंने सीधा संदेश दिया है और वो भी बहुत उदार हृदय हैं। उनका मैं वीडियो दिखवाऊंगा। उससे पहले मैं हमारे एक बहुत ही आला अफसर चंदी प्रसाद मोहंती, जो कि अभी AFT में एज ए जज हैं, तो पहले उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा। उनका वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो भी जनरल द्विवेदी की तरह बहुत उदार हृदय थे। उनका वीडियो देखें, किस तरह से वो सैनिकों के प्रति उत्साहित थे, किस तरह से सैनिकों को दुख देख के उनकी आंखें भर जाती थी। तो उनका सैनिकों को संबंध का वीडियो देखें। I think we are overcome the peak and we are in a much better state than what we were couple of months back. तो मुझे गर्व होता है कि our country has been one of the forefront in the vaccination drive, and I feel proud as an Indian that in the vaccination drive here itself the Serum Institute of India has been one of the most important entities overall. As far as the Indian Army is concerned, we have prioritized our vaccination drive. हम खास तौर पे अपने जो health workers हैं, they have been our unsung heroes and heroines. All our military hospitals, they have been providing sustained support. So उनको हमें vaccination करना हमने शुरू कर दिया है। आज तक तकरीबन 6000 लोग को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और आगे आगे अपने प्रायोरिटी के मुताबिक हम वैक्सीनेशन करते रहेंगे। मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की वाणी सुनी, CP मोहंती साहब के विचार सुने। एक ही आवाज़ और एक ही तरह का लहजा और एक ही विचार सेम अभी हम करेंगे सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, जो कि एक्स सर्विसमैन व जवानों के लिए ताज़ा बयान। तो इनका बयान प्रस्तुत करते हैं इन्हीं की जवान से, कितने उदार हृदय हैं और जवानों के बारे में कितना सोचते हैं। इन्होंने ये तक कहा है कि एक्स सर्विसमैन का सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि 2 दिन बाद हम सब ने एक्स सर्विसमैन बनना है। इस कुर्सी पर कोई भी विराजमान नहीं रहा है, ये चिड़ियाघर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर।
एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बंदा जंजीर। तो अभी जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल द्विवेदी साहब के विचार सुने। उन्होंने जवान और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या कहा और उनका हृदय कितना भावुक है, वो जवानों को कितना सम्मान देते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक जवान यदि मेरे ऑफिस में आ गया, मेरी यूनिट का जवान मेरी ऑफिस में आ गया और भले ही अफसर खड़ा है, लेकिन मैं अफसर को तवज्जो बाद में दूंगा, पहले जवान को अपने सामने चेयर पे बैठाऊंगा। तो अभी ताज़ा बयान सुने हमारे वर्तमान जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी का। आज भी कोई भी मेरी यूनिट का जवान जब भी आता है, मैं आज चीफ हूं, लेकिन वो आता है तो हमेशा, चाहे मेरे बाकी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, आके वो सामने की सीट पे बैठते। क्योंकि आज जो मैं भी हूं, किसी भी उसमें हूं, वो मेरी यूनिट के काम है। जिस यूनिट ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया, उसके तो मैं कितना भी ऊंचा ओहदा प्राप्त करूं, मेरा जवान मेरे हमेशा नजदीक है। मैंने सारों को जो चिट्ठी लिखी है मेजर्स को, उसमें मैंने 3 टेस्ट लिखे, मामा टेस्ट, बाबा टेस्ट, जवान टेस्ट। मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट ये शिव खेड़ा जी ने अपनी पुस्तक में दिए हैं, यू कैन विन। जो तीसरा टेस्ट है मैंने लगा। आप जिंदगी में जो भी करो, आपकी माताजी, आपके बच्चे और आपका जवान जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्पर है, ये तीनों बोले कि हाँ से, तो इसलिए हमेशा ग्राउंडेड ही रहेंगे जिंदगी में। तो 2 चीज, अगर आपका लक्ष्य आपके सामने है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं, और दूसरा आप अगर साथी के साथ हो तो उसमें एक जवान लड़का उनको हेल्प करता है और वो उसको हेल्प करता है। उसी प्रकार से जब क्रॉस कंट्री होती थी तो क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन जो मेरा साथी था वो एयरफोर्स का था, गुजरात का था वो, हम दोनों कदम मिला के दौड़ते थे। तो जब आप साथी हाथ बढ़ाना एक पुराना गाना है, तो जब आप साथ में दौड़ते हो, कदम में दौड़ते हो, आपको पता नहीं लगता 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कैसे खत्म हो जाए। तो अगर साथ अच्छा हो ना तो सफर बहुत अच्छे से कट सकता है। और दूसरी जो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, वो हमारे जनरल रावत जो लेट सीडीएस थे वो कहा करते थे, ठीक है, खामोशी से बनाओ पहचान अपनी, हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा तराना गाएंगे। मतलब हार्ड वर्क, लक्ष्य, तर्क, लोगों के लिए भलाई का काम करना, टीम को साथ में लेके चलना, जब आप ये चीजें करोगे तो आपको शोहरत या जो रिकॉग्निशन है वो आपको खुद ब खुद आएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। तो मेरा हर को यही एक मैसेज है, एक संदेश है, आप जो भी जिंदगी में करना चाहते उसके लिए आज से तैयारी शुरू करो और लग जाओ। और उसके लिए फौज में अगर आना चाहते हो तो फौज एक बहुत ही अच्छा जरिया है जो आपकी उमंगों को, आपकी एडवेंचर एक्टिविटी को, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो सब हासिल करना चाहते हैं। लास्ट चीज इसलिए मैं बोलता हूं, जो फौज में आना चाहते हैं वो वतन के लिए आए, वेतन के लिए नहीं। सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि कहते हैं लड़ाई में जो भी आपने पहले प्लान किया हो और पहली गोली जब चलती है ना वो प्लान फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नई सिचुएशंस आ जाती है, नई जब चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, तो उसका आपको सोल्यूशन भी नया ढूंढना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है चाचा चौधरी की स्पीड से चलना चाहिए, यानी कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए। चाचा चौधरी वाला आपने सुना है ना, लोटपोट पे सुना है ना। तो इसका मतलब ये है, ये कब आएगा? जब आप अपने लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, हर युवक के बारे में, हर व्यक्ति की आदतें जानते हैं, आप जिस जगह पर हैं उस जगह के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, जिससे आप लड़ रहे हैं उस दुश्मन के बारे में आपको पूरी नॉलेज है। तो आपको किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं? चुनौतियां आपको आएंगी टेरेन की। क्यों? आप डिफिकल्ट एरियाज में काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ के हालात हैं उस हालात में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। उसी प्रकार से आपको वेदर के बहुत चैलेंजेस आते हैं, फिर आपको दुश्मन के जो एक्शन है उसके चैलेंजेस आते हैं। और इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे पूरे समूह को इकट्ठा करके आप अटैक के लिए जाते हैं, एक्शन के लिए जाते हैं। वो तभी हो सकता है जब लोग आप पे पूरा विश्वास रखें, अपनी जिंदगी आपकी हथेली पे रखें, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आप निस्वार्थ हो और आपको देख के उनके मन में आपके प्रति प्रेम। तो चैलेंजेस जो भी आए, अगर आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आप कैसा भी चैलेंज आएगा आप उसको हमेशा ओवरकम कर सकेंगे। सर, आपने एक चीज़ जो इनिशियली बोली कि पहली गोली आते ही सारे प्लान फेल हो जाते हैं, तो इंडिया को वैसे भी जुगाड़ में मास्टर माना जाता है। कोई भी सिचुएशन हो, अगर उसका हल पास में नहीं है तो जुगाड़ से निकालते। कोई ऐसी सिचुएशन जो आप शेयर करना चाहें कि जुगाड़ के आप मास्टर बन गए हों?
एक्चुअली जैसे आपने बताया, पेटेंट राइट जुगाड़ की भारत में, जो जुगाड़ की पुस्तक भी लिखी गई है वो 3 भारतीय ओरिजिन लोगों ने लिखी, ठीक है। और ये पुस्तक मैंने भी पढ़ी, मुझे याद है, ये मैंने मेरे ख्याल से 2012-13 में पुस्तक पढ़ी थी। एंड उस जुगाड़ का मतलब क्या है? जुगाड़ का मतलब ये है कि लो कॉस्ट हाई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, यानी जिसमें कीमत ज्यादा है लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो उन प्रकार की चीजों को हम जुगाड़ बोलते हैं। अब मैं, जैसे अभी ये तरन तारण दा मुंडा है, तो मैं वैसे बताना चाहूंगा, हमारे यूनिटों में आप कभी भी जब लॉन्ग मार्च करते हैं 25 किलोमीटर वगैरह, तो अब वो चाय गाड़ी से आएगी, कब आएगी, क्या पहाड़ियों में कौन सी चाय आने वाली, लेकिन आप देखेंगे वो एक बकेट होगी, उस बकेट को कोई कैरी कर रहा हो, उसके अंदर स्टोव जल रहा हो और चाय की केटली रखी होगी। मतलब कहने का ये है कि आप कितनी भी मुश्किल हालातों में हो, हाई एल्टीट्यूड में हो, बर्फ भी गिर रही हो, वो देखो फौजी आपको चाय हमेशा दे रहे। उसी प्रकार से जब हम लोग नीचे उतरते हैं पहाड़ियों से, बर्फीली पहाड़ियों से, तो आपको स्नो स्कूटर चाहिए होती है। स्नो स्कूटर कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, 4 जरिकेन लेते हैं जिसमें कि हम के ऑयल लेके ऊपर जाते हैं, उसको बांधते हैं, स्लेज बनाते हैं, उसी में ब्रेक सिस्टम लगाते हैं और चल देते हैं। स्नो स्कूटर बताइए कितने करोड़ों की आती है, हमारी स्लेज मशीन तो बिल्कुल कोई भी कीमत नहीं। अब आपको बड़ा उदाहरण दूं अगर, तो जब ऑफ विजय हुआ था, आपको याद हो कारगिल के वक्त, कारगिल के वक्त हमारी फौजें पूरी तैनात हो गई थी पूरी वेस्टर्न बॉर्डर में। उस समय हमारे टैंकों में कुछ कुछ कमियां थी क्योंकि लोग रिपेयर होते रहे। अब रिपेयर के लिए कहाँ जाने हैं, या चेन्नई जाने हैं, अवधि। आपके पास टाइम है कि अवधि भेजने के लिए आपके पास अवधि है, यानी समय है नहीं, तो ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो हमने सीधे संगरूर, नाभा, लुधियाना बंदे इकट्ठे किए लोकल, बताइए ये प्रॉब्लम है, टाइम, बोला साहब हो जाऊंगा। और भारत देश का जुगाड़, 3 दिन के अंदर भारत देश के उस डिवीजन के सारे टैंक मार्च करने को तैयार। बट मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्योंकि मैं सैनिक स्कूल का हूं, तो मेरे लिए परिवार क्या था? आप ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई महीने छुट्टी जाएंगे, बाकी टाइम तो स्कूल में रहे। 7 साल तो मैंने 5वीं क्लास से स्कूल में निकाले। तो मेरा परिवार क्या था? मेरा परिवार मेरे साथी, मेरे शिक्षक। उसके बाद एनडीए में गए, आईएमए में गए, क्या परिवार था? अगेन साथी, शिक्षक। उसी प्रकार से जब हम लोग यूनिट में आए, तो यूनिट में हमारा साथी कौन था? साथी हमारी यूनिट, जो यूनिट में हमारे जवान थे, जेसीओस थे, ऑफिसर्स थे, या जो लोग वहां उस माहौल में रहते। आज की तारीख पे मेरा परिवार क्या? आज की तारीख पे मैं अपना परिवार बोलता हूं 1.3 करोड़। आप बोलेंगे 12 लाख की पॉपुलेशन सर्विंग सोल्जर्स की, आप 1.3 करोड़ तक कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले मेरे पास 12 लाख तो मेरे खुद के जवान, उसके अलावा जो उनके परिवारजन। अगर मैं सिर्फ हर परिवार में 2 ही लोगों को लेता हूं, उनके माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, मैडम भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, बट सिर्फ अगर 2 को भी लेता हूं, 24 लाख हो जाते हैं। मेरे पास वेटरन आज की डेट पे जो एक्स सर्विस मैंने रजिस्टर्ड 25 लाख, उनके डिपेंडेंट 28 लाख रजिस्टर्ड, 7 लाख विडोज विधवाएं रजिस्टर्ड, और उसी प्रकार से तकरीबन 36 वैसे लोग हैं, 36 लाख जो कि उनके साथ रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं बट वो डिपेंडेंट्स नहीं। ये पूरा जब मेरे जो वेटरन डिपार्टमेंट उसने कैलकुलेट किया, 1.3 लाख मेरी पॉपुलेशन। तो ये मेरा परिवार। और चूंकि आर्मी में परिवार ये है, तो इस परिवार को मैं अकेले नहीं मिलता हूं, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ मिलती है। तो हर जगह हम साथ जाते हैं, साथ रहते हैं, जहां जहां पॉसिबल। डिफिकल्ट एरियाज में जाते हैं, मेरी धर्मपत्नी सारी डिफिकल्ट एरियाज में, चाहे वो पेगोंगसो लेक है या किबीतू है या आपका लोंगेवाला है, हर जगह होके आई हुई है मेरे से। फिर आप सोचेंगे कि बाकी लोगों से, परिवारजनों से कैसे बात करें? तो परिवारजनों से मेरी 2 बच्चियां हैं, और उन बच्चियों से हर दिन हम कोशिश यही करते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है, चाहे 5 मिनट हो या 2 मिनट हो, लेकिन हमेशा एक दूसरे से अपना दिन की सारी समस्याएं, अचीवमेंट, सारी चीज साझा करते हैं और साथ में रहने की कोशिश करते हैं। और मैं अपने जवानों को भी यही बताता हूं कि आप कहीं भी हो, अपने परिवार से दिन में 1 बार जरूर करें। और रही बात बाकी से, तो वीकली बात कर लेते हैं, ऐसे काम चल जाता है। सर मेरा ये सवाल है कि आपका कोई ट्रेनिंग द्वारा ऐसा कोई पल जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो अब भी आप याद करते हो? तो ये आप मजाकिया किस्म से पूछ रहे हो, सीरियस किस्म से पूछ रहे हो? जैसे आप चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। सबसे पहले मजाकिया किस्म का, हमारे एनडीए में क्या होता है कि यूनिफॉर्म लटका दीजिए बाहर, जिसका वो होता है, तो एक सेकेंड टर्म आता है यंगस्टर, उसको अपनी यूनिफॉर्म मिल नहीं रही थी, बहुत ढूंढा उसने और टाइम हो गया।
घबरा के उसने क्या किया, जो सीनियर मोस्ट था सिक्स टर्मर, उसकी यूनिफॉर्म उसके कमरे के टांगी थी, वो ले ली और उसको पहन के चला गया। सिक्स टर्मर तो बेचारा परेशान, वो इधर उधर ढूंढ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर उधर गुस्सा कर रहा है। और जब नीचे गया तो वो जाके अपनी जगह पे खड़ा हो गया। तो सडनली लोगों ने बोला वो तो अपॉइंटमेंट की ड्रेस लेके चला गया था। तो बोला चलो रिपोर्ट दो। बोला अरे ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद वो बेचारा पकड़ा गया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा आपको तो पता ही लगा होगा क्या हुआ होगा, ठीक है। फिर तो उसके बाद उसे 1 महीने बाद होश आया कि कैसी जिंदगी होती क्या होती। बट कहने का ये है कि ये मजाकिया किस्म की चीज हो गई। अब आपको दूसरी बात सुनाता हूँ। हॉकी का मैच चल रहा था, इंडिया की बात है, और वहां पे जो जूनियर मोस्ट कोर्स होता है उसका काम होता है चीयर अप। तो हम तो जोश में आ गए तो हमने सीनियर बैच को भी बोल दिया कम ऑन यू आल्सो चीयर अप। तो सारों ने ऐसे घूर के देखा हमको। मैच खत्म हुआ। मैच तो चलो जीत गई, हमारा स्क्वाड्रन 40 स्क्वाड्रन था, और वो एग्जैक्टली मुझे याद है वो हॉकी फील्ड मेरे स्क्वाड्रन से 1.5 किलोमीटर था। और उसके बाद हमारा जो बैच था वो 1.5 किलोमीटर तक रोलिंग करता आया, ठीक है। और अब आप समझ सकते हैं कि जो मेरे साथी मेरे साथ रोलिंग कर रहे हो वो मेरे को कितनी शाबाशी दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैं 1.5 किलोमीटर बाद खड़ा हुआ, मैंने कहा अगर मैं 1.5 किलोमीटर रोलिंग कर सकता हूं तो मैं तो बड़ा फिट हूं, तो क्यों ना मैं पीटी कैप्टन बनूं। तो उसके बाद मैंने फिजिकल ट्रेनिंग में अपना ध्यान दिया, और उसके बाद एनडीए में मैं पीटी कैप्टन पास आउट हुआ, पीटी ब्लू लिया जो वहां का बहुत ही हाई अवार्ड है, और उसके बाद जब कमीशनिंग के बाद मैंने पीटी कोर्स किया तो उसमें भी गोल्ड मेडल। तो जिंदगी में आप जो भी करते हो वो चीज जाया नहीं जाती। Jai Hind, sir. I'm Cadet Shivani Jali. I'm currently studying in 9th grade. I'm from Hyderabad, Telangana, sir. It's truly a privilege and a priceless opportunity to meet you, sir. My question to you is, what's your favorite war movie and why, sir? जो बचपन में आप मूवी देखते हो वो आपको छू जाती। एंड हम लोगों ने तो जिंदगी भर में वॉर मूवीज ही देखी हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने हर वॉर मूवी को देखा हुआ है, और 2 से 3 बार भी। लेकिन 2 वॉर मूवीज के बारे में मैं आपको जरूर जिक्र करना चाहूंगा। पहली वॉर मूवी है हकीकत। हकीकत सन 62 की मूवी है, जिसमें श्री बलराज साहनी और धर्मेंद्र जी ने एक्टिंग की, और प्रिया राजवंश है। धर्मेंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? बलराज साहनी का कम सुना है, प्रिया राजवंश जी का भी कम सुना। तो सन 62 की लड़ाई अगर आपको याद है, तो सन 62 की लड़ाई में हमने बहुत ज्यादा जीत नहीं हासिल की। तो उस समय आपने एक सवाल पूछा था मेरे से कि चैलेंजेस क्या। उसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर। अगर लीडर अच्छा हो तो निराश लोगों की टुकड़ी में भी आप ताजगी भर सकते, सबसे बड़ी सीख ये। दूसरी सीख मिली थी कि अगर आप बॉर्डर एरिया में सिविलियंस के साथ आपका तालमेल अच्छा है तो वो आपसे बड़े सैनिक बन के दिखाएंगे। सन 62 की लड़ाई में जो बॉर्डर एरिया में लोग थे, उन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई की थी और भारतीय देव सेना की सहायता की। तो हकीकत से ये दोनों सीख मिली थी। दूसरी मूवी है बॉर्डर। बॉर्डर आप सबने देखी होगी, कितनों ने नहीं देखी है बॉर्डर मूवी? मूवी देखना, बहुत ही अच्छी मूवी। इसमें क्या है, परिवार के संबंधों के बारे में भी बताया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स सब कैसे मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। और उसमें यह भी बताया जाता है कि जब लड़ाई लगती है तो कोई राजा और रंक नहीं, सब बराबर। उसमें आपने देखा होगा कि जो कुक भी होता है वो भी एक मोर्चा संभालता है और लड़ाई। मेरे ख्याल से कुलभूषण खरबंदा थे, मुझे नाम तो उतना याद नहीं है, ठीक है। बट कहने का ये मतलब है कि ये मूवीज जो हैं आपको दिखाती हैं कि जिंदगी क्या है। क्या आप घुट घुट के अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, या आप अपनी जिंदगी फक्र के साथ सीना तान के जीना चाहते हो? आपकी चॉइस है, आपकी मंशा है, और आपने डिसीजन लेना है उसके बारे में। शूटिंग बॉर्डर 2 कौशिक की। Kaushiki Krishnan. I'm from Madhya Pradesh and Chhattisgarh Electorate, and I'm currently studying in 9th grade. So my question to you is that you being the Chief of Army Staff, general, it's a very huge thing, and not like it's a very huge thing. So how do you keep yourself down to earth after so many achievements? बैठो। डाउन टू अर्थ तो बेटा जमीन पे हमेशा रहना है, क्योंकि हम तो लैंड फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन आपकी परवरिश कैसे हुई है उसके ऊपर डिपेंड, आपके टीचर्स ने आपको क्या बताया उसके ऊपर डिपेंड, आपके जो गुरु हैं यूनिट में या उसमें उन्होंने क्या बताया। तो अगर परवरिश के बारे में देखें तो चूंकि मेरे पिताजी जिस घर से निकले थे उस घर में
जब वो निकले थे तो उनके हाथ में सिर्फ कुछ चने थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और वो करीब 120 किलोमीटर पैदल गए और किसी तरह कहीं तो उन्होंने एडजस्ट किया। तो मैंने घर में माहौल देखा था कि घर में कोई भी आ जाए कभी भूखा नहीं जाता। कभी कभी तो हाल ऐसे होते थे कि मेरी माता जी सिर्फ एक वक्त का खाना खा के रहती थी, लेकिन मेहमान को कभी वो नहीं। तो अतिथि देवो भव जो एक आपके बारे में है, यानी कि जो इमोशनल क्वोशंट है, एम्पैथी जो है दूसरे के बारे में, वो हमेशा बचपन से होती है। हमेशा दूसरों को पहले तो फिर जब स्कूल में गए तो स्कूल में ये हमेशा देखने को मिलता था कि हमारे टीचर्स अपने परिवार से ज्यादा हमारा ख्याल रखते और हमेशा यही समझाते थे, बेटा कितने भी बड़े बन जाओ हमेशा जमीन पे रहे। और आपने देखा होगा जब भी मैं अपने टीचर से मिलता हूं हमेशा उनके पैर छूता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय देश की परंपरा है, और भारतीय देश की परंपरा आप कहीं भी खोल के देख लीजिए, कोई भी गुरु कभी भी ऊंचा नहीं उठता, वो हमेशा जमीन पे रहता और अपने शिष्य को भी ये बताता जमीन पे रहे। अब आते हैं यूनिट की बात। आज भी कोई भी मेरी यूनिट का जवान जब भी आता है, मैं आज चीफ हूं, लेकिन वो आता है तो हमेशा, चाहे मेरे बाकी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, आके वो सामने की सीट पे बैठ, क्योंकि आज जो मैं भी हूं, किसी भी उसमें हूं, वो मेरी यूनिट के कारण। जिस यूनिट ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया, उसके तो मैं कितना भी ऊंचा ओहदा प्राप्त करूं, मेरा जवान मेरे हमेशा नजदीक है। मैंने सारों को जो चिट्ठी लिखी मेजर्स को, उसमें मैंने 3 टेस्ट लिखे, मामा टेस्ट, बाबा टेस्ट, जवान टेस्ट। मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट ये शिव खेड़ा जी ने अपनी पुस्तक में दिए, यू कैन विन। जो तीसरा टेस्ट है मैंने लागू। आप जिंदगी में जो भी करो, आपकी माता जी, आपके बच्चे और आपका जवान जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्पर है, ये तीनों बोले कि हाँ आपने सही, तो इसीलिए हमेशा ग्राउंडेड ही रहेंगे जिंदगी। जब मैंने कमीशन लिया था तो आई वॉज अ फ्री बर्ड। फ्री बर्ड कुछ भी कर सकता, सब कुछ करने की काबिलियत थी, उड़ने की काबिलियत थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम जेरी केन में फिसलते फिसलते गए, उसके बाद देखा 30 फीट नीचे है, कोई बात नहीं, गिर गए, उठे, चलते बने। मतलब कहने का ये है कि आपका एडवेंचर एक्टिविटी करने की काबिलियत बहुत थी, सोचने की काबिलियत बहुत थी, लेकिन जो बाकी क्वालिटीज थी वो सब सेम थी। किसी के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, लोगों के कुछ करने के लिए, साथी बनाने के लिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी करने के लिए, लेकिन परिवार का दायरा छोटा था। आज मेरा परिवार का दायरा 1.3 करोड़ से। तो अगर आप सोचें कि उस समय मेरी क्या सोच पहल थी और आज मेरी क्या सोच पहल है, आज मैं जो भी करना चाहता हूं मैं 1.3 करोड़ के लिए करना चाहता हूं। आज जो भी मैं करना चाहता हूं इस प्रकार से करना चाहता हूं कि मेरी जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स में मेरा जवान 24 घंटे जो कार्रवाई कर रहा है उसको मुस्तैदी से कर सके, और अगर लड़ाई लगे तो उसके लिए वो हमेशा हर कदम लड़ने के लिए तैयार है। तो जो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस है उसकी तैयारी कर, बाकी लोगों को संभालना, ट्रेनिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स संभालना, ये सारी जो कार्रवाई है वो मेरी जिम्मेवारियां बढ़ती है। बट जो सोच है वही की वही, हमेशा दूसरों के लिए कुछ कर गुजरना और देश का झंडा हमेशा ऊंचा करना। सर, एक आखिरी नोट पे एक बात खत्म करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को, और खासकर ये कि आर्मी अपने ऑफिसर्स से क्या चाहती है? टॉप 3 या टॉप 5 अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये तो होना ही होना चाहिए। अगर हम 4 से 5 टॉप क्वालिटी देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ सी के बारे में, कुछ ए के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप कमिटमेंट हैं तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा एक जो आपसी विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो हमेशा बढ़ता है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन। एक लीडर में सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात कर सके। क्यों? अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप सामने वाला आपसे खुलेगा कैसे? क्योंकि जब बातचीत करेंगे तभी तो नतीजा निकलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा सोचनी पड़ेगी। तीसरी चीज मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी। एटीट्यूड, आपका सोच विचार, क्या आपका सोच विचार पॉजिटिव है? क्या आप हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, नेगेटिव? किसी भी चीज में 2 पहलू। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिविटी आती जाएगी, आप में बढ़ती जाएगी, हिम्मत बढ़ती जाएगी। एडेप्टेबिलिटी, हमेशा अपने आप को नई सोच में ढालने की, बदलने की हमेशा काबिलियत। अगर आप रुक गए, बदलने की काबिलियत खत्म हो गई तो आप पीछे छूट गए। क्यों? आगे 4 राहें हैं, अगर आप सीधे ही चलते गए, आपने राहें चूज नहीं की, परेशानी होगी। इसीलिए आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी टू चेंज। आपको
क्योंकि बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, बाकी चीजें आ रही हैं, तो उसमें चेंज होने की बात है। तीसरी चीज है एबिलिटी। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता कहीं पर। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए ताकि जो आपके जवान हैं आपसे प्रेरणा लें, आपको अपना रोल मॉडल समझें और बोले ऑफिसर हो तो। अभी जो एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड ट्रांसफर। ट्रस्ट तो मैंने आपको बता दिया। ट्रुथ, आप हमेशा सच बोलो ताकि लोग आपके ऊपर कहीं भी हो आपके ऊपर विश्वास कर सकें। और ट्रांसपेरेंसी, गांधी जी ने क्या बोला था, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है। तो वही चीज आप ऐसे रहें कि आप ऑन रिकॉर्ड हैं, इन ऑफिस हैं, ऑफ द ऑफिस हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है एक रहनी चाहिए और आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी जी के, उपेंद्र द्विवेदी जी के, तो शायद ही मैं समझता हूँ कि पहले ऐसे आर्मी अफसर थे, जनरल जो फील्ड मार्शल और फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एम कैरियप्पा साहब, उनके बाद शायद मैं दूसरे अफसर देख रहा हूँ जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, हमारे सेना अध्यक्ष हैं, जो जवानों के बारे में और एक्स सर्विसमैन के बारे में इतना सोचते हैं, इतने उदार हृदय हैं और जवानों का सम्मान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, कल फिर अगली इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा साथियों, विदा लेते हैं और जय हिंद, जय भारत।